Hello everyone, welcome to the new session of Biomolecules NEET PYQ। तो आज हम यहाँ पर कुछ और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। सो इसके जो नीट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर उठाते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, जीन्स आर पैक्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है, ऑप्शन ए कहता है कि हिस्टोन्स है ना। जीन्स आर पैक्ड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो हम जानते हैं कि अगर यूकैरियोटिक होता है तो इस तरीके से जो है हमें डीएनए जो होती है वो इस तरीके से कॉइल्ड होती है, राइट। और कॉइल्ड होने के साथ साथ जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से इस तरीके से एसोसिएटेड होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। जो कोर होता है वो H1, H2, H2, H2A और H1, H2A, H2B, है ना। इस तरीके से होता है। और यहाँ पर जो H1 पाया जाता है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 जो है वो कोर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि बाकी जो होते हैं ना, जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम की यहाँ पर बात की गई है, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ना ये हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है। ए हिस्टोन्स है, बी जो है वो बेसिक प्रोटीन्स है, सी एसिडिक प्रोटीन्स है और डी एक्टिन है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ये यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात की गई है। सो हिस्टोन तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में पाया जाता है, हिस्टोन्स जो है वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में एब्सेंट होते हैं। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिक प्रोटीन, तो अगर जो हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं। डीएनए के ऊपर इस तरीके से ना हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो हमारे हिस्टोन्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में, उनके वो जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हमेशा बना रहता है। तो डीएनए जो है वो हमारा जो है यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ भी जो है वो वही चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ दूसरे जो है वो बेसिक प्रोटीन्स वहां पर अटैच होते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स तो नहीं होते। और एक्टिन जो है वो फिलामेंट होते हैं। और ये भी एक्टिन प्रोटीन है जो कि मसल फाइबर्स में पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के केस में। सो प्रोकैरियोट्स के केस में अगर ऑप्शंस की हम यहाँ पर बात करें तो देखें कि बेसिक प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम अब ऑप्शंस भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिक प्रोटीन जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन है। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इन बैक्टीरिया द क्रोमोसोम और द न्यूक्लियाइड इज अ नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बैक्टीरिया में जो है जो क्रोमोसोम होता है ना, बैक्टीरियल सेल होती है, और सेंटर में ये हम यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोइड जो होता है वो क्रोमोसोम जो हो प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड। द बैक्टीरियल डीएनए इज फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ आरएनएस फॉर्मिंग अ सुपर कॉइल्ड सर्कुलर कॉम्प्लेक्स। तो कुछ आरएनएस भी होते हैं जो कि एक सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। The coil is stabilized with the help of non-histonic polyamines, है ना। non-histonic polyamines ये जो होते हैं वो स्ट्रक्चर है ना बेसिक प्रोटीन। एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, है ना, और कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स दैट आर हेल्पफुल इन कॉइलिंग टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर। और जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो अटैच होता है, वो भी हिस्टोन भी जो है वो बेसिक ही प्रोटीन है। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में बेसिक प्रोटीन जो होता है वो कुछ और होता है, हिस्टोन नहीं होता। उसकी जगह कुछ जो है ये पॉलीएमाइंस पाए जाते हैं जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल टेक प्लेस, है ना। ये भी नीट 97 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1997 में। तो प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ होती है? ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बी इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म दोनों में होती है। सी इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, या फिर ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप, या तो सिर्फ राइबोसोम पे होती है और वो राइबोसोम जो न्यूक्लियर एनवेलप पे अटैच होते हैं। तो
यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, है ना। तो ओनली इन द साइटोप्लाज्म, तो इसका मतलब है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम्स भी क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। एंड इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म, या फिर जो है वो न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म दोनों में जो है वो बनाते हैं, है ना। इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोलस में जो है ये राइबोसोम्स है वो बनते हैं, है ना। तो ये जो है ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यूक्लियोलस में अगर बनते हैं तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा जो है वो न्यूक्लियस में है ये प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस तो वहां पर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी मशीनरी जो होती है या एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये न्यूक्लियोलस में भी नहीं हो सकता। इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो देखिए होता ही है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट ही होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये राइबोसोम 70s टाइप होते हैं। लेकिन 70s टाइप होते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर भी जो एमआरएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है, और वहां पर राइबोसोम जो है उसके ऊपर अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप, तो सिर्फ ये जो है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है, तो यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म इस ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया गया है। सो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि यस, इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटीन गेट सिंथेसाइज्ड। अब यहाँ पर देखिए, इन द साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द राइबोसोम, है ना। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कहाँ तक है, वो सिर्फ राइबोसोम्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। माइटोकॉन्ड्रिया बीइंग अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, है ना, ये सेमी ऑटोनॉमस है, खुद ही जो है वो डिवाइड कर सकती है, ठीक है। एंड हैज इट्स ओन जेनेटिक मशीनरी टू सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन, और इनकी खुद की जो है वो अपनी जेनेटिक मशीनरी होती है, खुद का डीएनए होता है, डीएनए से ही जो है एमआरएनए बना सकते हैं, एमआरएनए के ऊपर ये जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं वो अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस वहां पे भी कर सकते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहां पे भी हो रही है और साथ के साथ साइटोप्लाज्म में भी हो रही है, एनिमल सेल के केस में, ठीक है। प्लांट सेल के केस में इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी उनका अपना डीएनए होता है और वहां पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो वहां पर अगर प्लांट सेल का केस आ जाएगा तो वहां पर साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है, आपका जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और साथ के साथ क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, अमाइनो एसिड किस किस चीजों से बनते हैं। सो अमाइनो एसिड जो है वो आपके बनते हैं, ऑप्शन ए इनके हिसाब से है प्रोटीन्स, ए प्रोटीन्स, बी जो है वो फैटी एसिड, सी जो है वो एसेंशियल ऑयल है, या डी फिर जो है वो कीटो एसिड, है ना। सो ये हमारे हैं। सो अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, अमाइनो एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फैटी एसिड से मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल से मिलते हैं, प्रोटीन या अल्फा कीटो एसिड। तो हमें इसके हिसाब से अल्फा कीटो एसिड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो है आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कार्बन बॉन्डेड टू एन अमाइनो ग्रुप, है ना, सेंट्रल कार्बन से देखिए अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा होता है, COH, अ हाइड्रोजन एटम एंड अ कार्बन चेन और अ रिंग ऑन इट्स साइड, है ना। एक तरफ हाइड्रोजन चेन होता है और दूसरा एक रिंग चेन जुड़ा होता है, तो ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, है ना, लिपिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस हैं, ए बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर ए है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, बी जो है वो हाइड्रोफोबिक है,
सी जो है वो न्यूट्रल है, या फिर डी जो है वो ज्विटर आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम अमाइनो एसिड के केस में हम देखते हैं। चलिए इसके डिस्कस करते हैं। तो लिपिड जो होता है, अगर आपको याद हो कि मेम्ब्रेन में जो है वो बाय लिपिड लेयर इस तरीके से प्रेजेंट होती है ना, बाय लिपिड लेयर जो ऐसे प्रेजेंट लाइक दिस। और इसमें ये वाला जो हेड रीजन होता है ना, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये जो टेल वाला रीजन जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि उसको हाइड्रोफोबिया है ना, वो अपने आप को दूर रखना चाहता है वाटर मॉलिक्यूल से, ये जो टेल वाला रीजन है। जबकि हेड वाला रीजन जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर मॉलिक्यूल से, इसलिए वो बाहर की तरफ है। तो आप सेल के बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे भी वाटर देख सकते हैं, और सेल के अंदर की तरफ भी जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे भी जो है वो वाटर देख सकते हैं। ठीक है। सो लिपिड आर इनसॉल्युबल, ये पानी में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है ना। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वाटर से अटैच करता है, वाटर से डिसॉल्व हो जाता है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रल तो ये नहीं होते हैं, और ज्विटर आयंस मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ये भी नहीं होता। ये अमाइनो एसिड के केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक जो है वो करेक्ट इसका जो है वो आंसर है बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि वाटर अटैचिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। वाटर से जो भी मॉलिक्यूल अटैच कर जाता है हम उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। एंड वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। और जो मॉलिक्यूल जो है वो वाटर को रिपेल करता है ना, वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। अमाइनो एसिड साइमल्टेनियसली कैरी द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दोनों तरह के चार्जेस को कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को भी कैरी करते हैं और निगेटिव चार्जेस को भी कैरी करते हैं। ठीक है। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ज्विटरॉइन। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ज्विटरॉइन। तो ये अमाइनो एसिड के केस में देखा जाता है। लिपिड्स आर द कंपाउंड ऑफ CHO। इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, तीनों मिलते हैं, ठीक है। बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर देन 2:1। So that is ratio of oxygen is lesser than the carbohydrates. So lipids are insoluble in water but soluble in non-polar solvents such as benzene and chloroform. तो जो नॉन पोलर, क्योंकि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट के केस में जो है ये लिपिड जो है वो अपने आप को इनसॉल्युबल रखता है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकता पोलर में। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है ना, इसमें आसानी से जो है वो लिपिड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड, है ना। स्पॉइल, कुछ जो ऑयल होते हैं वो जो है ना स्पॉइल हो जाते हैं, स्पॉइल करते हैं, है ना। स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड है जो कि स्पॉइलेज बता सकता है? ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, है ना, लिनोलिक एसिड एंड एरियुकिक एसिड। ये 4 एसिड हैं। तो कौन से जो है स्पॉइलेज ऑफ ऑयल जो है वो इनमें प्रेजेंट फैटी एसिड से डिटेक्ट किया जाता है? सो ऑयलिक एसिड में जो है वो नहीं होता है, लिनोलेनिक में भी नहीं होता है, और लिनोलिक एसिड जो है ये भी नहीं होता है। तो क्योंकि ये सारे जो है वो आपके एडिबल भी है, ठीक है। सो एरुकिक एसिड जो होता है ये है आपका करेक्ट इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरुकिक एसिड इज अ मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड डिनोटेड एज 22 ओमेगा 9, है ना। अनसैचुरेशन जो है वो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट और 9 कार्बन के बीच में है। इट इज प्रिवेलेंट इन रेप सीड, wallflower seed and the mustard seed, making 40 to 50% of their oils. So arukic acid is also known as cis-13 docosahexaenoic acid and trans isomer known as brassic acid. ठीक है। तो ये जो होता है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। एरुकिक एसिड का यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, स्पॉइलेज जो है वो इसी से पता चल जाता है।
अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन, है ना। तो अब ये देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ए और बी, है ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया। अब इसके नेक्स्ट जो है हमारा पेज पे आप देखेंगे कि कुछ जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, कौन सा जो है वो आपके इस फिगर से जो है वो रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बी जो है वो एक एडेनिन का है, अ न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप द न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये एडेनिन का फिगर है। ट्राइग्लिसराइड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ए जो है वो ट्राइग्लिसराइड है जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। बी जो है वो यूरासिल है, अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, यूरासिल तो आरएनए में पाया जाता है। और ये ट्राइग्लिसराइड भी नहीं है, ए वाला जो है वो ट्राइग्लिसराइड नहीं है। और ए जो है वो एडेनिन, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर भी नहीं है, अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, तो ये वाला भी गलत है। लेसिथिन, अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन जो होती है वो एक कंपोनेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो लेसिथिन, लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। और लेसिथिन इज अ फैट लाइक सब्सटेंस, जैसे फॉस्फोलिपिड होता है ना, उस तरह का ये स्ट्रक्चर है, विच इज अ पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो पार्ट भी है। तो ये जो है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ हेलिक्स ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, एक टर्न जो होता है ना डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने के बराबर होता है, एक टर्न जो होता है ना, इस टर्न की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3.4 nm, बी जो है वो 2 nm, 0.34 nm, या फिर 20 nm। तो अगर आप याद हो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये जो है ये आपका एक जो ये होता है, ये आपका टर्न जो होता है वो 3.4 nm के बराबर होता है ये, ठीक है। और एक जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 nm के बराबर होता है, क्योंकि एक टर्न जो है उसमें 3.4 nm होता है। तो और उसमें टोटल एक टर्न में ना 10 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स नियर अबाउट, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.34। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 nm के बराबर होता है ये, लेकिन एक टर्न जो होता है वो आपका 3.4 nm के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर 3.4 nm है, और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 nm, है ना। तो 10 nm का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर 1 nm, तो ये हो जाएगा 334 इंटू 10 टू द पावर -1, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.4 nm। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि एक जो हेलिक्स टर्न होता है ना डीएनए के केस में, बीटा डीएनए में, वो 3.4 nm के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेज इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे होते हैं। यहाँ पर राइबोज शुगर होता है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होते हैं, ये राइबोज शुगर, तो यहाँ पर अगेन, तो ये ए हो सकता है, ये सी हो सकता है, अगेन यहाँ पर पी, इस तरीके से जो है आपके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डीएनए का होता है। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इस तरीके से फॉस्फेट का जो ये पूरा ना बैकबोन बन जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये इससे समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनटू अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम तो हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो ये नहीं हो सकता। फिर यहां पर है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो होते हैं वो जो है वो प्रोटीन के लिए होते हैं, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। डी वाला एक्सोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस ना ये नाइट्रोजनस बेस को हटाने का काम करता है। यहाँ पर कोई भी आप देखिए दो ही बॉन्ड है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में हमें देखने को मिलता है, और दूसरा जो है यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है वो एंडोन्यूक्लियस करता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का काम जो है वो एक्सोन्यूक्लियस करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारा जो सी ऑप्शन जो है वो एंडोन्यूक्लियस वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंडोन्यूक्लियस ये देखिए करेक्ट आंसर है। और एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइज द इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करने का काम करते हैं। While exonucleases hydrolyzes the terminal phosphodiester bond in a polynucleotide chain। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड एट देयर एंड शेयर द सेम पोजीशन। The phosphate group of the start of the two DNA strand are in the opposite pole, and one strand turns clockwise and one strand turns the anti-clockwise। तो आप ये देखिए द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स है ना, सेम पोजीशन पे ये होते हैं, इनकी पोजीशन अलग नहीं होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो सही है, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड एट देयर एंड द सेम पोजीशन। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर होता है, जब ये इस तरीके से होते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे होते हैं, और अंदर की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, so the anti-parallel strand DNA have the two strands having the phosphate group at the same position space। The anti-parallel structure of DNA is important in DNA replication because it replicates the leading strand one way and the lagging strand on the other। During the DNA replication, the leading strand is replicated continuously, where the lagging strand is replicated in the segments known as Okazaki fragment। तो अब जब ये रेप्लिकेशन हो रही होती है तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो हमारा लीडिंग होता है और एक स्ट्रैंड हमारा लैगिंग होता है। जो बिल्कुल ही ओपन होता है तो वहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड मूव करती है, लेकिन जो यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में है तो वहां पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो चलती है, लेकिन क्या होता है कि वो यहां से चल रही है, यहां से तो चल रही है, लेकिन अब ये पीछे से फिर से खुलना शुरू हो जाता है, तो फिर से ओपनिंग यहाँ पर काफी खुल चुकी है, तो यहाँ पर नया स्ट्रैंड जो है वो बनने शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आपको यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड्स में जो है वो डीएनए बनते हुए दिखाई देते हैं। बाद में इन्हीं फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का नेम दिया गया है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर अपने ये सेशन को एंड करता हूं। हम फिर मिलेंगे आगे कुछ और नए जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कशन के लिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।